जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल तिवारी आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं इसमें हम लोग समझेंगे सेट से रिलेटेड एकदम छोटे छोटे टर्म्स के। तो अगर आप लोग क्लास 8th के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th में एंटर किए हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, क्लास 11th के बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सेट से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स को समझना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगले 40-50 मिनट में हम लोग सेट से रिलेटेड सभी छोटे छोटे टर्म्स को एकदम अच्छे से एनालाइज कर करके समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं और वो स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये मैथमेटिक्स जो है इतना टफ होता है, इसको समझा कैसे जाए। और मैथमेटिक्स में स्पेशली जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, लाइक सेट थ्योरी, तो बेसिकली मैथमेटिक्स के इस पार्ट को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है। से मान लो हम लोगों को कोई क्वेश्चन दिया गया, x प्लस वाई बराबर समथिंग करके दिया है, और मान लो 5 दिया है और फिर दिया है 2x माइनस वाई बराबर समथिंग 3 दिया है, इसमें x और y की वैल्यू निकालो। तो ये हम लोगों को बहुत इजी टास्क लगता है और हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हुए फटाक से कर लेते हैं इसको, कि इन दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड कर दिया, और जब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये प्लस और माइनस कट गया और ये कुल मिला के 3x हो गया, और इधर 5 और 3 8 हुआ, x बराबर 8/3 आ गया, और इसकी वैल्यू कहीं इसमें रख देंगे तो y बराबर हमारा जो आएगा वो होगा 5 माइनस एक्स, दैट इज 5 माइनस 8/3, दैट इज 15 माइनस 8/3 एंड दैट इज 7/3। बहुत इजी टास्क लगता है हम लोगों को। अलजेब्रा में कैलकुलेशन वाला जो टास्क है, क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए मे बी ये टफ हो, लेकिन अगर आप क्लास 11th में हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल टास्क है। लेकिन जब हम लोग बात करें सेट थ्योरी में, सबसे पहले व्हाट इज सेट, इस चीज को समझना हो तो कैसे समझेंगे। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बस सबसे पहले हमको इसके लैंग्वेज को समझना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि लैंग्वेज क्या कहता है। जैसे जब हम लोग सेट की बात करते हैं तो हमारे मन में एक चीज तुरंत सामने आता है, किसी चीज का जो कलेक्शन है ये एक सेट है। जैसे आप साड़ियों के दुकान पे जाओ तो वहां पे साड़ियों का जो कलेक्शन रहता है, वो वाली सेट निकाल लाओ, वो एक सेट है, कलेक्शन है, ठीक है। आप किसी दुकान पे जा रहे हो, जैसे मान लो ग्रोसरी की दुकान पे जा रहे हो और कोई टर्म लेना है, मान लो आप किसी ऐसे नॉर्मल दुकान पे जा रहे हो और आपको घर के लिए, मतलब किसी घर पे कोई लेडीज है उसके लिए शॉपिंग करना है, और मान लो वहां पे आपको चूड़ी टाइप में खरीदना है, कहते कौन से सेट में से दिखाएं, टर्म यूज करते हैं सेट। तो व्हाट इज सेट, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। क्या ये किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है सेट? क्या हम लोग कुछ भी बोल दें और कह दें इसको अगर एक साथ कलेक्ट कर दें तो ये सेट है? तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब को हम लोग जानते हैं। तो एन इंट्रोडक्शन टू सेट या फिर सेट एन इंट्रोडक्शन, यही हमारे टॉपिक का स्पेशली नाम भी है, और इसी से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो देखिए सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। सेट को पढ़ने के लिए हमारे पास दो थियरी होती है, एक क्लासिकल थियरी ऑफ सेट होती है और एक दूसरी होती है जो बड़े लेवल पे पढ़ाई जाती है एमएससी वालों को, वो होती है फज्जी सेट थियरी। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट थियरी, वो है क्लासिकल सेट थियरी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th वालों के लिए सेट थ्योरी, 11th वालों के लिए पढ़ेंगे, बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो उसके लिए क्लासिकल सेट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो सेट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता है।
ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सेट। लैंग्वेज को समझिए और लैंग्वेज पे फोकस करिए तो सेट थ्योरी समझने में कभी भी प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। जैसे बोले अंग्रेजी वर्णमाला में यूज होने वाले वॉवेल्स, तो वो वेल डिफाइंड है, वो हमेशा 5 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। वो आपके ए ई आई ओ यू ही हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट एनीथिंग नॉट मतलब एनी अदर लेटर कांट बी अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब जब हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें उसमें 5 ही टर्म हैं जो वॉवेल को डिफाइन करते हैं और ये वेल डिफाइंड है। अब जब इसके कलेक्शन की बात करेंगे तो ये जो होगा हमारा सेट होगा। ऐसे अगर हम लोग बोलें 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याएं, तो आपको पता है, एकदम डेफिनेटली पता है 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं, एकदम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज ऑल्सो ए सेट। यू मे कलेक्ट देम लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन 100। तो बेसिकली सेट की जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि किसी भी चीज का कलेक्शन सेट नहीं होता है। सेट उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो अच्छे तरीके से डिफाइंड होते हैं। मींस ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो होता है उसी को हम लोग सेट कहते हैं। तो अब इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, कॉपी पे कैसे लिखेंगे, इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स ऑन आवर कॉपी। तो पहला जो मेथड है इसमें लिस्टिंग मेथड है, या इसी को हम लोग टैबुलेट मेथड कहते हैं, या इसी को रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। क्या क्या? लिस्टिंग मेथड, टैबुलेट मेथड या रोस्टर मेथड। इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, इन दिस मेथड इज सेट is defined by naming all its members. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें होल नंबर्स दिया गया है और वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कुछ ही होल नंबर्स लिया गया है उसमें A1, A2 अप टू सो ऑन AN तक। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे इन टैबुलेट मेथड या इन लिस्टिंग मेथड? लेट अस सी। लिस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है A इक्वल्स टू A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। ये पहला मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें A कोई सेट है और A इस प्रकार से डिफाइन है कि वो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स है और उसमें जो होल नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं उनका सिंबल है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। अगर हम इसको नंबर के ही अकॉर्डिंग स्पेशली लिखें तो मान लो जैसे ये लिखा है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, मान लो 100 तक लिया गया है AN जिसमें 100 है। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट टर्म जिसमें हम लोग समझते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं टेबुलेट रिप्रेजेंटेशन, या इसी को कहा जाता है रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। कैन बी मूव इन नेक्स्ट मेथड। आइए समझते हैं दूसरा मेथड क्या है इसका। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि
इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर दें और डायरेक्ट डेफिनेशन के ही अकॉर्डिंग लिखें, और उस मेथड को लिखने का जो तरीका होता है उसका नाम है रूल मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेट ब्यूल्डर मेथड। क्या बोलते हैं? सेट ब्यूल्डर मेथड। बेसिकली इस मेथड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इन दिस मेथड ए सेट, ध्यान से सुनिएगा, इन दिस मेथड a set is defined by a property satisfied by its members and defined something like a equals to x such that px। अच्छा, ये क्या है सर? हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लो ये कुछ लिखा है, a इक्वल्स टू यक्स सच दैट, या सच दैट को कहीं कहीं किसी किसी किताब में ऐसे डायरेक्ट लिख देता है, और उसके बाद मान लो यहां पर लिखा है पी एक्स। अब ये पी एक्स कोई टर्म नहीं है, पी एक्स की जगह पे आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब इस पी एक्स का एक बस एक रिप्रेजेंटेशन है ये, और इसको हम लोग समझते हैं, कैसे समझना है देखिए। ये px जो है ना, इस यक्स की प्रॉपर्टी होता है। इस px को बोलते हैं यक्स हैज द प्रॉपर्टी p। मतलब दूसरा जो हमारा मेथड है सब ब्यूल्ड सॉरी दूसरा जो हमारा मेथड है सेट ब्यूल्डर मेथड, इस मेथड में हम लोग a को डायरेक्ट यक्स के टर्म में डिफाइन कर देते हैं और सच दैट लगा करके यहां पर यक्स की प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि यक्स हैज प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी हो वो प्रॉपर्टी डिफाइन किया जाता है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग इन डिटेल समझेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वैसे इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन उसे हम लोग फज्जी सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेथड, जो यहां हम लोगों ने नहीं पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हम लोगों को सेट का इंट्रोडक्शन समझना था, तो सेट के इंट्रोडक्शन में पढ़ा एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में हमने दो मेथड सीखा। पहला मेथड था लिस्टिंग मेथड, जिसे हम लोग बोल रहे थे टैबुलेटेड मेथड, या इसी को हम लोग बोल रहे थे रोस्टर मेथड। और जो हमारा दूसरा मेथड था वो था रूल मेथड, और इसी रूल मेथड को हम लोग प्रॉपर्टी मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसी को सेट ब्यूल्डर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है यहां पर, लेकिन उससे पहले, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ एग्जांपल समझेंगे इसके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो आइए लेट अस सी द एग्जांपल। तो मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कहां गया क्वेश्चन? जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूज द रोस्टर मेथड टू आइडेंटिफाई ईच सेट। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सेट ऑफ नंबर्स हुज एलिमेंट आर द फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर। फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर। तो चलो इसको हम और थोड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन कर देते हैं, और इसको लिखते हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सेट ऑफ नंबर्स whose elements are the first 5 positive integers,
आइए इस चीज को समझते हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है? सबसे पहले सेट होने के लिए ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमारा पहला कंडीशन क्या यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है? लेट अस सी। तो जी हां, बिल्कुल पूछ रहा है द सेट ऑफ नंबर्स हुज एलिमेंट्स आर द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स में 5, 7 और उसके बाद 9 और उसके बाद 11 कुछ इस प्रकार से आएगा? फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मान लो यहां पर लिया गया है। ओके, हालांकि वो टर्म भी वेल डिफाइंड था, उसमें हम लोग 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं टर्म्स। तो कैन वी फाइंड दिस? क्या ये एक्चुअल में सेट है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो आइए समझते हैं ये सेट है कि नहीं। तो जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर को, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 5, उसके बाद अप टू सो 1। फिर इसके बाद जब नेचुरल नंबर में एक एडिशनल जीरो आ जाता है तब इसी को कहते हैं हम लोग होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो 1। अब जब इसी में हम लोग प्लस और माइनस की बात करने लगते हैं, मतलब +1 +2 +3 अप टू सो 1 0, उसके बाद यहां पर -1 -2 -3 अप टू सो 1, मतलब माइनस इनफाइनाइट से जब हम लोग चलते हैं कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये होता है हमारा इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद जब हम लोग चलते हैं और आगे थोड़ा सा, तो वहां पर इन प्लस माइनस के बीच में ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज भी आने लगती हैं। मतलब ये p/q के रूप में जो वैल्यूज होती हैं, जहां q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये सारे टर्म्स भी उसमें आने लगते हैं। तो ये इस प्रकार से जो सेट मिलता है हमको, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर का सेट। अब मान लो कुछ हैटर्स ऐसे टर्म्स हमको मिल रहे हैं जो p/q के फॉर्म में भी नहीं लिखे जा सकते और रेशनल भी नहीं है, मींस इरेशनल। जैसे कि √3 वाला टर्म है हमारे पास, पाई वाला टर्म है, दिस आर द इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स प्लस रेशनल नंबर का जो सेट होगा उस सेट को क्या कहेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर। अब मान लो रियल नंबर में ही एक और चीज आ जाए, इमेजिनरी नंबर। क्लास 11th वाले ध्यान देंगे यहां पर। मान लीजिए यहां पर एक और नंबर आ जाए, इमेजिनरी नंबर, मतलब रूट के अंदर -1, दैट इज आयोटा की वैल्यू जब इंक्लूड हो जाए इसी में, रेशनल इरेशनल में। तो यहां पे हम लोगों को जो नया सेट मिलेगा वो सेट किस चीज को डिफाइन करेगा? ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हालांकि इसको जेड से भी रिप्रेजेंट नहीं, चलो ऐसे ही करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड को इंटीजर के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या अब यहां से हम लोग ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो टर्म्स लिखा गया है फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या ये वेल डिफाइंड है? जी बिल्कुल वेल डिफाइंड है। कैसे? अगर हम लोग z प्लस की बात करते हैं तो ये हमेशा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 अप टू सो 1 ऐसे चलता जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो ऑड का मतलब क्या? 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड इंटीजर्स हैं। फर्स्ट चाहिए आपको, मतलब शुरू से चाहिए, वो भी 5 ही चाहिए। तो फर्स्ट 5 कौन है? +1
+3 +5 +7 +9। क्या इसके अलावा कोई फर्स्ट 5 हो सकता है? क्या हम यहां से शुरू करके यहां तक आ सकते थे फर्स्ट 5 के लिए? नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट 5 नहीं है। तो यहां पे ये जो टर्म यूज किया गया है फर्स्ट 5 पॉजिटिव, उसके बाद ऑड इंटीजर्स, ये एकदम वेल डिफाइंड टर्म्स है। तो यहां पर अगर मान लो हम इसको a बराबर करके लिखना चाहें और लिखें +1 +3 +5 +7 और +9, या इसी को केवल हम लोग इतना ही लिख दें a = 1 3 5 7 9, तो एक वेल डिफाइंड टर्म्स है। एक ऐसा टर्म है जो सेट को डिफाइन करता है। इज दैट क्लियर? दूसरे मेथड का एक एग्जांपल सीखते हैं हम लोग। लेट अस मूव फॉरवर्ड। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मान लो एक सेट दिया हुआ है b = समथिंग करके 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू so on। पता नहीं है कहां तक जाएगा। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग। इसको दूसरे मेथड से यूज करना है हम लोगों को। इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है। आइए देखते हैं उसका इस्तेमाल इस जगह पर हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं, लगना भी नहीं चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यक्स के टर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से 1/x +1 1/x +1, जहां यक्स जो है वो n में बिलोंग करता है। मतलब यक्स बराबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू so on, जहां तक जाना चाहो। आइए सबसे पहले इस बात को प्रूव करें, तब इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, यहां 1/1 के लिए 1 + 1 दैट इज 1/2, पहला टर्म। दूसरे के लिए करते हैं 1/2 + 1 दैट इज 1/3, दूसरा टर्म। तीसरे के लिए करते हैं 1/3 + 1 दैट इज 1/4, ये वाला टर्म। चौथे के लिए करते हैं 1/4 + 1 दैट इज 1/5। तो जहां तक आप जाओगे वहां तक, मतलब मान लो आप n तक गए तो यहां पे हो जाएगा 1/n + 1, और इसी को आप ऐसे ही लिखोगे 1/n + 1, क्योंकि n की वैल्यू आपको पता नहीं है यहां पर। क्लियर? तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से अलग से डिफाइन करते हैं। मतलब ये ऑलरेडी एक फॉर्म में दिया हुआ है, हमारा रोस्टर मेथड में दिया हुआ है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर्टी मेथड में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग b, सेट b ही है हमारा, इक्वल्स टू यक्स। इतने पूरे टर्म को यक्स बोलेंगे। उसके बाद हमारा अगला काम है सच दैट लगाना। अब यक्स की क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यहां पर लिखना कंपलसरी है। तो आइए यक्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। यक्स की क्या प्रॉपर्टी है, अभी भी हमने नीचे देखा। तो यक्स सच दैट x इक्वल्स टू 1/n + 1। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर अभी यहां आप तो x + 1 लिए थे 1/n। तो अंत में जब हम लोग n तक गए थे और वहां पे n की वैल्यू रखे थे तो ये टर्म हमारा आया था 1/n + 1। मतलब x बराबर करके समथिंग इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है,
क्योंकि यक्स के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो b इक्वल्स टू इतने को यक्स लिखे, और यक्स की प्रॉपर्टी क्या है, सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/n+1। क्या इतने से ये डिफाइन हो गया? अभी नहीं, अभी एक और चीज बचा है कि n की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है। तो n की जो वैल्यू है ना, यहां पे एंड लगा देते हैं, n इन कैपिटल N। ये कैपिटल N जो है नेचुरल नंबर के सेट को डिफाइन करता है। इज दैट क्लियर? एक और चीज जो शुरुआत में हमें बोल देना चाहिए था, कभी भी सेट को इसी ब्रैकेट में दिखाया जाता है, कभी भी सेट को मजले ब्रैकेट में ही दिखाया जाता है। तो यहां पर ये दूसरा मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें पहला टाइप पढ़ते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। मान लो एम्प्टी सेट पढ़ रहे हैं, तो एम्प्टी सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर कोई एग्जांपल लेना हो, है ना, बड़ा सवाल। तो जैसे कोई आपसे कहे सींग वाले घोड़े के सेट को डिफाइन करो, तो आप कितने सींग वाले घोड़े देखे हैं अपने जीवन में? क्या आपने कभी ऐसा कोई घोड़ा देखा है जिसको सींग होता है? नहीं होता। और उसको सेट के टर्म में डिफाइन करना है, तो हाउ वी कैन डिफाइन इट? तो सबसे पहले मानेंगे कि मान लो वो ए सेट, मान लो उस सेट का रिप्रेजेंटेशन ए है, तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर 5 होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कैसे? हमने तो सेट को अभी अभी सीखा था कि हमें इस सिंबल के अंदर ही लिखना है। तो भैया अगर सेट के अंदर कोई भी टर्म आपने 5 ही क्यों ना लिखा हो, वो एक एलिमेंट हो जाता है। मतलब एक ऐसा सींग वाला घोड़ा है दुनिया में, अगर आपने इसके अगल बगल ये ब्रैकेट लगा दिया, तो कभी भी जो 5 सेट है उसमें इस ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला हमारा था टाइप ऑफ सेट में एम्प्टी सेट। इज दैट क्लियर? दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं, दूसरा टाइप क्या है हमारा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में केवल एक ही है ना। सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास केवल और केवल एक एलिमेंट हो, जिसके पास केवल और केवल एक एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट, ओनली वन एलिमेंट का जो सेट होता है उसे हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या एग्जांपल है? दुनिया में सूर्य का समुच्चय, कितने सूर्य हैं दुनिया में? अकेले, एकमात्र। पृथ्वी पर चंद्रमा का समुच्चय, पृथ्वी पर कितने चंद्रमा हैं? मतलब पृथ्वी के लिए कितना चंद्रमा वर्क करता है, या पृथ्वी पर कितना मून पाया जाता है?
अर्थ प्लेनेट पे कितने मून एग्जिस्ट करते हैं? ओनली वन ही, वो भी एक ही है। तो ये सब जो समुच्चय बना रहे हैं, मान लो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ए से, तो ए बराबर क्या है? ओनली सिंगल टर्म, केवल और केवल सन। बस इसको दूसरे मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बराबर यक्स सच दैट यक्स इज सन। ये है तरीका इसको शो करने का। ठीक, कैन बी मूव फॉरवर्ड। तीसरा जो हमारा डेफिनेशन है वो है फाइनाइट सेट। तीसरा टाइप क्या? फाइनाइट सेट। अब इसको कैसे डिफाइन करें? अभी अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले लिया था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो भी था फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का। तो यहां पे हमको एक सेट मिला था a इक्वल्स टू +1 +3 +5 +7 और +9 का। तो क्या ये इससे ज्यादा होगा? अगर इससे ज्यादा होगा तो ये डेफिनेशन यहां पर हमारा फेल हो जाएगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां पर +9 के साथ साथ +11 को भी इंक्लूड कर दें, तो क्या अब ये सही है? क्या इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, क्योंकि ये छठवां इंटीजर आ गया, इसमें ये लिमिट अपना पार कर गया है, तो ये अब ये फाइनाइट नहीं रहा। हालांकि ये कोई फाइनाइट इनफाइनाइट का डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन अभी फाइनाइट इनफाइनाइट का अलग टर्म से समझेंगे हम लोग। अभी इन जनरल इस चीज को समझते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स है, आप उससे ज्यादा यहां पर नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, आप इससे फैमिलियर हो। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो हाउ वी कैन राइट इट्स डेफिनेशन? A set consists only a finite number of elements is called finite set. एग्जाम्पल की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो ये सब जो है ना फाइनाइट सेट हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी फाइनाइट नंबर में हैं। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर। दूसरा चीज अगर हम लोगों को बोला जाए इनफाइनाइट सेट, इसके बाद जो आएगा, हाउ वी विल डिफाइन इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट कहते हैं ना अनंत तक जाएंगे, तो चलो चलते हैं अनंत तक। केवल और केवल इसी टर्म को एक्सटेंड कर दो, बस खत्म कहानी। क्या तो सेट ऑफ इंटीजर, तो आपको पता है आखिरी इंटीजर कौन है? अगर पता हो तो आप एक बोलो, हम उससे आगे एक बढ़ जाएंगे फटाक से। सबसे आखिरी इंटीजर आपको पता है? इनफाइनाइट जो है ना उसको डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो हमारी एक परिकल्पना है। एक्चुअल में इनफाइनाइट क्या हम लोग पूछ सकते हैं? कैन बी रीच अप टू द इनफाइनाइट? वी कांट। ओके, तो कुल मिला के जो इनफाइनाइट है वो आप जहां पहुंच रहे हो, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट इधर, तो वही तो आप डिफाइन भी कर रहे हो इनफाइनाइट सेट। अब नेचुरल नंबर की हम बात कर लें, कहते हैं n तक जाते हैं, ठीक है n तक जाते हैं,
तो n के बाद n+1 भी तो आता है ना, तो अब कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में? क्या ऐसा कोई एक्चुअल टर्म है जो एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो हम लोग यहां पर इसको दिखाने के लिए ऐसे कहेंगे, मान लो इसकी डेफिनेशन हम लोगों को लिखनी हो तो कहेंगे ए सेट which contains infinite number of elements is called infinite set। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में लिखना हो तो मान लो ए कोई सेट है और इसको लिखा है x सच दैट x इन n, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू so on। पता नहीं है कितने एलिमेंट हैं इसमें, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। इज दैट क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इस टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। इक्वल सेट्स, अच्छा यहां पे सेट्स क्यों लिखा गया है, सेट क्यों नहीं लिखा गया? ये भाई सिंपल इंग्लिश का फॉर्म है, और यहाँ पे इक्वालिटी जहां ही आ जाएगी वहां पे सेट की संख्या 2 हो जाएगी, और 2 जब भी एक से ज्यादा कोई चीज हुआ हो तो प्लूरल हो जाएगा ना, तो इसीलिए प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है इक्वल सेट्स। दो सेट इक्वल कब होते हैं? When two set are called that they are equal। क्या हमारे पास एक सेट मान लो अगर है यहां पर a इक्वल्स टू a e i o u, और b कोई सेट है हमारे पास, उसमें लिखा है a b c d e, क्या ये दोनों सेट इक्वल है? क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? और मान लो यहीं पे एक सेट और दिया है C इक्वल्स टू ए ई, और एक सेट आपको अपने मन से निकालना है A इंटरसेक्शन B। हालांकि भी ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी बता देते हैं थोड़ा सा यहां पर, उसके बाद आगे चल के ऑपरेशन में इसको एक इन डिटेल समझेंगे इंटरसेक्शन B कैसे निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है जो A और B दोनों में हो केवल वही एलिमेंट, तो अपने आप निकाल सकते हैं A इंटरसेक्शन B। A दोनों में है तो A आ जाएगा, क्या E दोनों में है? जी हाँ, E दोनों में है तो E आ जाएगा। अब इसमें से कोई भी एलिमेंट ना इधर वाला इसमें है ना इधर वाला उसमें है, तो A इंटरसेक्शन B बेसिकली हमारा AE हो गया जो हमने C को डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसमें हमें डिफाइन करना है कि कौन दो सेट इक्वल हैं। क्या A और B इक्वल सेट हैं? क्या A और C इक्वल सेट है? क्या A और A इंटरसेक्शन B से बना मान लो कोई तीसरा सेट, मान लेते हैं इसको D, क्या A और D जो है ये इक्वल है? कैन बी से इट? या B और C इक्वल है, या B और D इक्वल है, क्या इसमें से कौन है? तो आइए देखते हैं। मान लो यहां पे हम क्वेश्चन बनाते हैं 4, 1 2 3 4, क्या A और B ये इक्वल सेट है? दूसरा B एंड C लेते हैं, तीसरा C एंड D लेते हैं, और चौथा मान लेते हैं A एंड D। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो फिर तो ये इक्वल होना चाहिए A एंड B, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, उसके साथ साथ जो एलिमेंट है वो भी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ही होना चाहिए। मतलब अगर यहां पर ए ई है तो यहां पर भी ए ई है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी 2 है, ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है। मान लो यहां पर E इक्वल्स टू ऐसे समथिंग लिखा है ई ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एलिमेंट इसमें भी हैं और दोनों सेम भी हैं, बस ऑर्डर अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना कंपलसरी है, उसके साथ साथ एलिमेंट जो है वो भी दूसरे वाले सेट में भी वही एलिमेंट है जो पहले वाले सेट में है। मतलब यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, नंबर तो सेम है, लेकिन यहां पर ए है, यहां पे ये है, ठीक है, यहां पे ई है, यहां पे ई है, ठीक है, यहां तक चल गया, लेकिन यहां पे आई है, यहां पर आई नहीं है। तो दोनों में आई होना चाहिए था, दोनों में ओ होना चाहिए था, दोनों में यू होना चाहिए था, तब ये जा करके हमारा इक्वल सेट होता। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखने का तरीका है टू सेट और सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। क्या? इफ दे कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ओके, कैन बी मूव फॉरवर्ड? लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक टर्म यहां पर समझते हैं हम लोग, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। हाउ वी विल डिफाइन कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट? मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। तो कार्डिनल नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है एन ए होता है, जहां ए जो है ये सेट होता है, जैसे कि यहां पर ए सेट है। तो एक सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं वही उस सेट की कार्डिनलिटी होती है, मतलब वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। मतलब यहां पर एन ए कितना है? 5। दैट इज इट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगला टर्म समझते हैं यहां पर। इक्विवेलेंट सेट, सेट्स। देखिए, जब इक्विवेलेंट सेट्स की बात करेंगे तब भी हमें मतलब दो सेट चाहिए होंगे। मान लो एक सेट हमारे पास है ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। या इसी को डिफाइन करें दूसरे तरीके से तो ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ये इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स इज वॉवेल। इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू एक्स। अब ये पूरे को x ले लिए, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी एक प्रॉपर्टी सिंपल है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया a सेम है, ये हो गया b सेम है। मान लो इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि x इज वॉवेल और कितने वॉवेल होते हैं? टोटल 5। x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पहले से ही कहा है कि 5 ही लेना है हमको, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब सेम हो किन्हीं दो सेट में, मतलब कभी जब दो सेट की कार्डिनलिटी एन ए इक्वल टू एन बी हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि सेट ए जो है ये इक्विवेलेंट है सेट बी के। ये होता है इक्विवेलेंट का सिंबल, नॉट एग्जैक्टली बराबर, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट।
इक्वल के केस में तब ये इक्वल होगा जब ए यहां पर भी ए ही हो, ई ई आई आई ओ ओ यू यू। हालांकि अरेंजमेंट बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए तब इक्वल होता है। और एलिमेंट सेम अगर नहीं भी है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो उस प्रकार जो हमें सेट मिलता है उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इज दैट क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। अब इतना सेट की डिफिनीशन पढ़ने के बाद हम लोग एक और टर्म पढ़ेंगे, सबसेट। ये सबसेट क्या होता है? ये कहां से आ गया दिमाग में? कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। वेरी सिंपल टर्म सबसेट। आइए देखते हैं क्या होता है सबसेट। मान लो हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। मान लो हमारे पास सेट ए जो है वो डिफाइंड है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। मान लो सेट बी जो है ये डिफाइन है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अरे सर ये क्या है, ये तो अन्याय है, दोनों एक ही जैसे आपने तो ले लिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं ना, तीसरा जो अलग होगा इससे 1 2 3 4 5, मान लो 5 तक ही चलते हैं। एक और ले लेते हैं डी, इसमें लेंगे 1 3 5 7 9। एक और ले लेते हैं ई जिसमें लेंगे 2 4 6 8 और 10। अच्छा, यहां पे अगर हम लोग बोले कि बी जो है ये सबसेट है ए का, ध्यान से समझिएगा। ये जो सिंबल यूज हुआ है इसको कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट। ठीक। वैसे हम लोगों को इसमें समझना क्या है? सबसेट ही समझना भी है ना। और उसके सिंबल को हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। अच्छा, तो ये मान नहीं सकते, हम लोगों को यही डिफाइन करना है ना। ये मानते तब जब हमको प्रॉपर सबसेट दिखाना होता है, लेकिन अभी हम लोग सबसेट भी नहीं दिखाए हैं, है ना। तो आइए समझते हैं सबसेट क्या होता है। जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट ए है और इसी से कोई दूसरा सेट बी बना रहे हैं हम। भले ही इसका सभी मेंबर क्यों ना कॉपी कर लें, तब हम लोग कहते हैं ये जो बी है ये ए का सबसेट है। और इसको लिखने का जो तरीका होता है इसे लिखते हैं बी सबसेट ए। इसे पढ़ेंगे कैसे? बी सबसेट ए। कैसे पढ़ा जाएगा एक बार मेरे साथ? बी सबसेट ए। हालांकि सबसेट ए नहीं, इसको सबसेट बोलते हैं। बी सबसेट ए। ये सर्किल बनाएं ताकि आप लोगों को अलग ले जाके समझा सकें, ये सर्किल इस पे नहीं होता। क्लियर? बी सबसेट ए मतलब यहां पर बी जो है वो ए से बना है, ए नहीं बना है बी से। बी जो है वो ए से बना है, बी सबसेट ए पढ़ते हैं इसको। ठीक, ओके। अगला जो हेडिंग आएगा हमारा वो होगा प्रॉपर सबसेट। हाँ, अब आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर हमने एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स क्यों उतारा। क्योंकि पहली बात तो हमको सबसेट डिफाइन करना था, दूसरी बात जब प्रॉपर सबसेट डिफाइन करते तब वहां पर ये यूज होता, मतलब अब यहां पर ये यूज होने वाला है। तो आइए समझते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। क्लियर? लेट अस सी। यहां पर ये का पूरा मेंबर है, मतलब जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने ही नंबर ऑफ बी हैं। और जब इस प्रकार सबसेट जो मिलता है हमें वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। जब नंबर ऑफ ए हर हाल में कम से कम एक ही ज्यादा हो नंबर ऑफ बी से, मतलब सेट ए, सॉरी नंबर नहीं बोलते हैं, कोऑर्डिनलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए
ठीक है, तो सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, जब सेट बी में एटलीस्ट उससे एक कम एलिमेंट हो, तब हम लोग सेट बी को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो यहां पे बी तो ए का सबसेट है, ये जो है बी ए का सबसेट है, लेकिन यहां पे जो सी है ये प्रॉपर सबसेट है। क्या है? प्रॉपर सबसेट है। डी है वो प्रॉपर सबसेट है, ई है ये प्रॉपर सबसेट है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? प्रॉपर सबसेट को आप सिंपली सबसेट भी लिख सकते हो, लेकिन सबसेट को कभी भी प्रॉपर सबसेट आप, मतलब जो केवल सबसेट है उसे कभी भी आप प्रॉपर सबसेट नहीं लिख सकते हो। ये बातें क्लियर? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? आइए हम लोग अपने अगले टर्म पे समझते हैं। एक और चीज बता देते हैं, सभी सबसेट जो होता है वो अपना खुद का सबसेट होता है। फाई एक टर्म होता है फाई, जैसे कि एम्प्टी सेट की अगर बात करें तो एम्प्टी सेट हर एक सबसेट का सेट होता है। एम्प्टी सेट मतलब फाई, वही हमने बात किया था। एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सबसेट का, हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरी चीज, इफ द नंबर ऑफ सबसेट इज नॉट प्रॉपर, हाँ तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सबसेट इज नॉट प्रॉपर, तो इसको, जैसे ये वाला है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। इसको इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? कैन बी मूव फॉरवर्ड। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि ऑपरेशन सेट पे कैसे हम लोग लगाएं। बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसको हम लोग समझते हैं। आइए समझते हैं। मान लो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। अच्छा, ये पावर सेट क्या होता है? ये बड़ी समस्या है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन रीड कर देते हैं बुक से। तो मान लो लिखा हुआ है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पावर सेट। अच्छा, कितने पॉसिबल सबसेट हैं किसी सेट के? तो मान लो हमारे पास एक सेट ए लिखा हुआ है और इसमें कोई 3 नंबर है, मान लो 1 2 3 है। ये वेल डिफाइंड है ना, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इन्हें बोल सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। अब हम इसके पावर सेट को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन टर्म पावर सेट? सबसे पहले पावर सेट के नोटेशन को समझते हैं। इसको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, बी ऑफ ए, मतलब जहां पर ए सेट है और अगर इसको इस प्रकार से लिख दिया गया तो इसे कहते हैं पावर सेट ए, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। पावर सेट ए बेसिकली होता क्या है? इसका जितना पॉसिबल सबसेट है, तो एक तो ये खुद सबसेट इसका होगा, दूसरा अभी अभी हम लोगों ने लास्ट में एक टर्म पढ़ा था कि एम्प्टी सेट जो होता है किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दो चीज तो अपने आप मिल गए। तो पीए की जब हम लोग बात करेंगे, मतलब पावर सेट ए की बात करेंगे, तो लिखने का तरीका वही होगा हमारा। सबसे पहला टर्म होगा हमारा फाई। फाई एम्प्टी सेट है, इसे किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे फाई, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? तो ये ब्रैकेट फाई के लिए नहीं लगा है, ये चूंकि इस सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो ये खुद एक ब्रैकेट में होगा ना, इसलिए यहां पे ब्रैकेट लगा है। फाई केवल एक सेट है, और जो एम्प्टी सेट है जो किसी भी सेट का सबसेट होता है। इज दैट क्लियर? दूसरा टर्म इसमें आएगा, इसका एक सबसेट हो सकता है, केवल एक हो सकता है। कोई समस्या है इसमें? नहीं? तो एक इसका एक सेट हो गया, 2 भी इसका सेट हो सकता है, इसी प्रकार से 3 भी इसका सेट हो सकता है। अच्छा ये बताओ, क्या 1 2 इसका सेट नहीं हो सकता? ओ सॉरी, मतलब सबसेट
क्या 1 3 इसका सबसेट नहीं हो सकता? इसी से बना है। क्या 2 और 3 इसका सबसेट नहीं हो सकता? इसी से बना है। क्या 1 2 और 3 ये मिला करके इसका सबसेट नहीं बन सकता? बन गया है। अच्छा, तो ए इसके लिए ब्रैकेट है और इसमें अलग अलग सेट लिखे गए हैं। ये सब एक सेट हैं जो इसके सबसेट हैं। तो ए का पहला सबसेट 5, इसका दूसरा सबसेट 1, तीसरा सबसेट 2, चौथा सबसेट 3, उसके बाद अगला 1 2, उसके बाद अगला 1 3, ऐसे अगला 2 3, ऐसे अगला 1 2 3। इज दैट क्लियर? और ये सब खुद सेट बोले जाते हैं। खुद क्या है? ये सब अपने आप में सेट हैं। लेकिन जब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसी से बने हुए सेट हैं, इसलिए इसके सबसेट हैं ये सब। क्लियर? कैन बी मूव फॉरवर्ड? देखिए, अब यहां पर समस्या आ रही होगी, सेट और सबसेट में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट की डिफिनीशन और सबसेट की डिफिनीशन में चलते हैं। सबसेट की हमारी डिफिनीशन ही यही है कि कोई दो सेट लेते हैं हम, और कंडीशन यही है हमारा कि जो दूसरा सेट है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा सेट है मतलब दूसरे के बाद टर्म जो यूज कर रहे हैं वो सेट बोल रहे हैं। जो दूसरा सेट है वो पहले सेट से ही डिराइव किया जाता है या पहले सेट से ही बनाया जाता है उसको। और अब वो जो दूसरा वाला सेट था उसको सबसेट बोलते हैं पहले सेट का। मतलब खुद तो वो सेट है लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में सबसेट हो चुका है। इज दैट क्लियर? अब जब वही उसमें एक नंबर कम हो गया पहले वाले से, तब वो प्रॉपर सबसेट हो गया। जब तक एग्जैक्टली बराबर था तब तक वो इम्प्रॉपर था। ठीक, और आगे चल सकते हैं। अब आइए चलते हैं, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने एलिमेंट है टोटल? 8 एलिमेंट हैं। अच्छा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें 3 है, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, उसमें से एक कम यानी कि 8 है। चलो किसी 2 मेंबर के लिए लेके देखते हैं। a इक्वल्स टू, मान लो a और e लिखा है, दो ही नंबर। इसमें pa की बात करें तो पहला तो 5 होगा, दूसरा मान लेते हैं a होगा, तीसरा मान लेते हैं e होगा, और चौथा इसमें ae होगा। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 2 -1 3। यह डेफिनेशन नहीं सैटिस्फाई हो रही है। क्लियर? तो अब इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? चलिए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब जो अगला टर्म है हमारा उसको फिर से समझते हैं, है ना? ठीक है, अब इसको उल्टा करते हैं थोड़ा, 2 की पावर 3 करते हैं यहां पर, और इसको उल्टा करते हैं थोड़ा, 2 की पावर ओनली 2 ही रहने देते हैं। ठीक, तो यहां पे बेसिकली हमको अब यहां पर 8 एलिमेंट मिल रहा है और यहां पर 4 भी मिल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस सेट के लिए तो एलिमेंट ही है ना, खुद सेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस सेट की बात करेंगे तो उसके एलिमेंट्स हैं। इसमें ये पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, तो इसे डिफाइन किया जाता है n ऑफ p ऑफ a इक्वल्स टू 2 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? नंबर ऑफ
एलिमेंट्स पढ़ते थे इन सेट ए जब ये एन के रूप में पढ़ते थे। तो अब पीए में टोटल कितने एलिमेंट हैं इसको कैसे पता करोगे? ठीक है, तो पीए में कितने एलिमेंट है डायरेक्टली मान लो निकालना है। तो ए में कितने एलिमेंट हैं? मान लो 3 हैं ए में एलिमेंट। तो पीए में कितने एलिमेंट टोटल होंगे? ये हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज 8। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को। मान लो हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू ए ई आई, इतना टर्म है, या ए बी सी केवल लिखा है, सिंपल। ए इक्वल्स टू लिखा है ए बी सी, ये कोई सेट है। तो अगर एन की बात करें यहां पर हम लोग, तो ये 3 होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं यहां पर? 3 है। तो ये इसकी कोऑर्डिनेलिटी हो गई। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसका पीए निकालते हैं हम लोग, यानी कि पावर सेट निकालते हैं। तो पावर सेट क्या है? इससे बनने वाले सभी सबसेट जो हैं उनका कलेक्शन है। तो इससे बनने वाला पहला सबसेट तो बिना कुछ सोचे समझे फाई लिखा जाएगा, क्योंकि ये सबका सबसेट होता है। दूसरा कौन है? ए है। तीसरा कौन है? बी है। चौथा कौन है? सी है। पांचवा कौन है? ए और बी साथ में ले लेते हैं। छठवां कौन है? ए और सी साथ में ले लेते हैं। सातवां कौन है? बी और सी साथ में ले लेते हैं। आठवां कौन है? ए बी सी साथ में ले लेते हैं। क्या इसके अलावा आप लोग कोई इसमें बना सकते हैं? बना के देखिए, क्या इसमें कोई और सेट बन सकता है? मतलब सबसेट बन सकता है जो खुद सेट होगा। क्या इसमें कोई और सबसेट बन सकता है इसके अलावा? नहीं। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सी ए, तो वो ए और सी ऑलरेडी लिखा गया है, उल्टा नहीं बनाना है। मतलब एक बार भी अगर आ गया है तो ठीक है, बस आपको एलिमेंट्स बस रिपीट नहीं करने हैं। से ए सी है तो आप सी ए दोबारा नहीं ले सकते हैं, क्लियर? ए बी है तो आप बी ए दोबारा नहीं ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपके पास ए बी सी है तो आप इसको बी ए सी और सी ए बी ऐसे करके नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं? 8 हैं। और यहां पर कितना था? 3 था। ठीक है, तो अगर हम इसके एन पी ए की बात करें तो ये कितना है? 8। और ये आया कहां से? 2 की पावर ये एन, और ये एन बेसिकली इसी का सिंबल है, दैट इज 2 की पावर 3। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? पावर सेट में कोई समस्या? अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आहा, बहुत बढ़िया नंबर मिला है, या बहुत बढ़िया टर्म मिला है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, वैसे यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स चलो देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर हम इसको जियोग्राफी से समझना चाहें तो उससे समझे। सबसे पहले यूनिवर्स पूरा, इसमें हमारा प्लेनेट मात्र एक छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि अर्थ। उसमें हम सब लोग रह रहे हैं। अब अर्थ को एक सेट अगर हम लोग माने, ठीक है, अर्थ को एक सेट माने, तो इसमें जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो तो यूनिवर्स में ऑलरेडी हो रही है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था, ए इक्वल्स टू +1 +3 +5 +7 +9। हमने एक सेट लिया था इसमें जो बता रहा था फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को। अच्छा, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट पता है क्या होगा? +1 +2 +3 +4 +5 अप टू सो ऑन +∞। माइनस भी लगा लेते हैं, कंप्लीट यूनिवर्स बन जाएगा।
चाहे उधर से लो चाहे उधर से लो, बीच में ही आया है कहीं। तो एक ऐसा पूरा सिस्टम, जैसे मान लो हमारे पास ये एक बैग है, इसमें हमारे पास ए बी सी डी ई एफ आई एच एम और ओ और उसके बाद एफ दोबारा से और यू लिखा हुआ है, इतने टर्म लिखे हुए हैं। ठीक, इसी को हम लोग यहां पे दोबारा से लिखना चाह रहे हैं और इसमें से हमको वॉवेल की जरूरत है। तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक, तो इसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से ए ई आई ओ यू। बाकी जो बचे हुए हैं उसको कहीं भी इसी में बिठा दो, बी सी डी एफ एच, फिर से एफ यहां ले लेते हैं और यम यहां ले लेते हैं। ठीक, तो ये वाला जो सेट है ये आपका यूनिवर्स सेट है। ठीक, इसमें से जो आपने इसको अलग से निकाला है, मान लो इसका नाम ए है, ठीक है, तो ये जो ए सेट है यानी कि यक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल, ये इसमें से बना है। मतलब ये जो टोटल वाला होता है जिसमें से कोई सेट आप ऑब्टेन करते हो, उसका जो टोटल होता है जहां से आता है उसकी जो फील्ड होती है टोटल, वो होता है, उससे जो सेट बनता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्स सेट। तो इसके डिफिनेशन को कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। यूनिवर्सल सेट इज ए पर्टिकुलर सेट while considering different subset of this set. यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। हाँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिंबल यू से। इज दैट क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? तो हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, चलिए फटाफट देखते हैं। मान लो हमारे पास U दिया है एक सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए दिया है कोई सेट हमारे पास 4 6 8 10, इतना दिया है। और अगर पूछे कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, तो यू कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? यू का कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट अस सी। ए कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले लिखा इस प्रकार से जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये बेसिकली होता है u माइनस ए। क्या होता है? u माइनस ए। ठीक है, अगर u कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन u माइनस यू ही इस बार होगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे u माइनस ए को हम लोग? क्या होता है इसका प्रॉपर्टी? तो अभी जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तब इस कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो आइए ऑपरेशन ऑन सेट समझते हैं, वहीं पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी समझाएंगे। तो वेट फॉर दैट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा हो ये इन जनरल ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, तो बट ऐसे नहीं होता है, इसके लिए रूल है। चलिए पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस on sets।
तो पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है ये यूनियन? मान लो एक सेट हमारे पास ए है, ए ई आई ओ यू। एक सेट हमारे पास बी है, ए बी सी डी ई। ठीक, तो ए यूनियन बी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, सिंबल है, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। क्या पढ़ा जाता है इसको? ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसको। ए यूनियन बी में लेते क्या है? जो दोनों में उसको एक बार लिखते हैं, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखा जाता है। ये तो लिखा ही जाएगा। अब इसमें ए और ई इसमें भी आया है, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं बी सी डी। नहीं समझ में आया, बताते हैं, दूसरा मेथड भी इसका बता दें उसके बाद। तो ए यूनियन बी is x such that x in A और x in B। मतलब A यूनियन B जब भी हम लोग लिखते हैं तो उन सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं जो या तो A में हो या तो B में हो, दोनों में से किसी में भी होंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे। तो A जो है वो दोनों में है तो उसको भी लिखेंगे, लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 50 बार लिखने की जरूरत नहीं है। E जो है A में है लेकिन B में A में भी है B में भी है तो इसको भी लिखेंगे। I जो है A में है लेकिन B में नहीं है, लेकिन हमको तो क्या लिखना है? जो A में हो या B में हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में होने का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चाहे A में हो चाहे B में हो उसको लिखना है। ये ध्यान देना है जो 2 बार आया है उसको एक ही बार लिखेंगे। ये होता है A यूनियन B का प्रोसेस। दूसरा हमारा जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, वही फिर से ए ई आई ओ यू, वही फिर से बी इज इक्वल टू क्या था, ए बी सी डी और ए। चलिए ए इंटरसेक्शन बी को दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला उसी मेथड से समझते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। तो उसमें ए और ई होगा बस, नहीं ये प्रॉपर्टी मेथड नहीं है, टेबलेट मेथड है। दूसरा प्रॉपर्टी मेथड से ए इंटरसेक्शन बी यक्स, ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो यक्स, इसको भी एक्स मान रहे, इसको भी, ये सभी एक्स के ही मेंबर है। तो केवल वो वाला यक्स जो यक्स ए में भी हो एंड बी में भी हो। पहले वाले केस में यहां और लिखा था, चाहे ए में हो या चाहे बी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे एंड लिखा है और इस एंड से समझिएगा यक्स ए में तो होना ही चाहिए लेकिन यक्स बी में भी होना चाहिए। केवल उसी यक्स को लेंगे और कोई यक्स यहां पे हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आइए यहां पे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, लेकिन आई इसमें है और इसमें नहीं है दूसरे वाले में। ओ इसमें है दूसरे वाले में नहीं है, यू इसमें है दूसरे में नहीं है। इसी प्रकार से बी इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, सी इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, डी इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो जो दोनों में है वो ए है और ई है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए ई लिखा गया। इज दैट क्लियर? अगला टर्म है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो मान लो यही दोनों सेट हमारे पास फिर है, ओ लिखना पड़ेगा अलग से। कॉम्प्लीमेंट अब यहीं पे समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहां डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ने हैं हमको। डिफरेंस ऑफ टू सेट, मान लो ए इक्वल्स टू हमारे पास है ए ई आई ओ यू, बी इक्वल्स टू हमारे पास है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो a माइनस बी जब भी निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, यक्स वोन यक्स को लेते हैं सच दैट यक्स ए में तो होना चाहिए
लेकिन बट यक्स डज नॉट इन बी, ऐसे एक्स को लेते हैं हम लोग क्या, यक्स सच दैट एक्स इन ए बट यक्स डज नॉट इन बी। यहां पे चाहे तो एंड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यक्स सच दैट एक्स इन ए एंड यक्स डज नॉट इन बी। लेट अस सी मतलब क्या है इसका, a माइनस बी बराबर, इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। a इसमें है, इसमें भी है, कोई बात नहीं है, इसको नहीं लेंगे, खारिज कर देंगे। e इसमें है, इसमें भी है, नहीं लेंगे। I इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब a में होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए। तो I a में है लेकिन b में नहीं है, तो a माइनस बी में I आएगा। O a में है लेकिन b में नहीं है, इसलिए O भी आएगा यहां पर। U a में है लेकिन b में नहीं है, इसलिए U भी आएगा यहां पर। अब जब अगर बात करें हम लोग b माइनस ए की, तो ये उल्टा हो जाएगा। यहां पे उन यक्स को लेंगे जिसमें यक्स b में तो होगा लेकिन यक्स a में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? a माइनस बी और b और b माइनस ए दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो b माइनस ए के केस में क्या होगा, उन x को लेंगे जो b में तो होगा लेकिन a में नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, उन x को ढूंढते हैं। a जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका काम खत्म। b जो है इसमें है, b में है, x इन b, तो b में है लेकिन a में नहीं है, तो यहां पर b माइनस ए वाले केस में हम लोग b को लेंगे, ठीक। उसके बाद अगला c इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो c भी लिया जाएगा। इसी प्रकार से d इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो d भी लिया जाएगा। लेकिन e इसमें भी है और इसके साथ साथ ये इसमें भी है, तो इसलिए e नहीं लिया जाएगा। समझ में आया? a माइनस बी, बी माइनस ए, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब अगला जो कहानी आता है हमारा, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वेरी सिंपल, यही में समझ लेते हैं इसे। टू सेट हमारे पास, एक पहला था ए ई आई ओ यू, दूसरा था हमारे पास ए बी सी डी और ई। ए माइनस बी हमारे पास आया आई ओ यू, बी माइनस ए हमारे पास आया बी सी डी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला है। इसमें वैल्यू रख देते हैं सीधा। ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, आई ओ यू आई है, यूनियन बी माइनस ए की वैल्यू क्या आई है, बी सी डी आई है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, बी लेते हैं सबसे पहले, फिर सी लेते हैं, क्रम से लेते हैं, डी लेते हैं, फिर आई लेते हैं, फिर ओ लेते हैं, फिर यू लेते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने सीखा सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में, किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में, सेट के टाइप्स के बारे में, और उसके बाद सेट पे लगने वाले ऑपरेशंस के बारे में। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ए कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम लोगों को निकालना था, यू माइनस ए करना था, ये किस प्रकार से किया जाएगा। जो यू था उसमें से ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को आ गया है इस डिफरेंस निकालने के तरीके से। इज दैट क्लियर? तो जय हिंद दोस्तों। अगर आज तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को अगर आज तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमको भी कुछ लाभ हो। और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद।